अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस वीडियो लेसन में हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक पास पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस स्पेसिफिक पास पेपर का जो टॉपिक है वो टारगेट कॉस्टिंग है और साथ में कुछ हद तक रेलेवेंट कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स की भी यहाँ पर एप्लीकेशन हुई है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशन को और देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है, बताता है। लिखा हुआ है एजी इंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस 3 सिमिलर प्रोडक्ट्स अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स। एजी इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। कंपनी अब नया प्रोडक्ट बनाने की तरफ जा रही है विद सेवरल यूनिक फीचर्स अंडर द ब्रांड नेम स्टार। स्टार इसका नाम होगा। मार्केट रिसर्च शोज दैट इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में, एजी कैन सेल 190,000 यूनिट्स ऑफ स्टार एट ₹620। सो ये सेल्स के यूनिट्स हो गए और ये सेलिंग प्राइस हो गई। However, AG's board believes that the new product should only be introduced if it can increase the company's net profit by 25 million in the first year. ये आपके पास टारगेट प्रॉफिट हो गया, यानी कि आपका एम या टारगेट ये है कि आप 25 मिलियन का पहले साल में प्रॉफिट कमाएं। अगर आप 25 मिलियन का पहले साल में प्रॉफिट कमाएंगे तो ही आप इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने की तरफ जाएं। ये सवाल आपको कहना चाह रहा है। To assess whether the above target is achievable, the finance department has provided the following information. A commission of 5% is paid on sales. Sales पर आपको 5% commission देना पड़ेगा। 5% of the units produced are expected to be rejected upon inspection. जितनी भी आप प्रोडक्शन करोगे 5% units reject हो जाएंगे, which is carried out at the end of the process. The rejected units will be sold as scrap at ₹100. रिजेक्टेड यूनिट्स को मैं बाज़ार में बेच सकता हूँ 100 रुपये के हिसाब से, मुझे कुछ छोटी मोटी कमाई हो जाएगी। ईच यूनिट ऑफ स्टार विल रिक्वायर 2.5 kgs of raw material A, 2 kgs of raw material B. Estimated cost of A and B are 52 and 30. यानी कि देखिए, पहले 1 में उसने इन्फॉर्मेशन दी है कमीशन की, 2 में उसने रिजेक्टेड यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और स्क्रैप वैल्यू जो ऑब्टेन कर सकता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन है। 3 में उसने मटीरियल की कॉस्ट बताई हुई है। 4 में क्या है, लेबर इज एस्टिमेटेड एट 0.4 आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के 0.4 आवर्स लगेंगे। सिमिलर टू द लास्ट ईयर, 12.5% ऑफ द लेबर आवर्स विल रिमेन आइडल इफ एचजी कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस द एग्जिस्टिंग 3 प्रोडक्ट्स ओनली। लेबर जो है कंपनी के पास जितना भी होता है 12.5% टाइम्स ऐसा होता है कि वो आइडल बैठा हुआ होता है, यानी कि वो किसी किस्म का कोई भी काम नहीं कर रहा होता। AG retains the idle labor because they are highly skilled and such additional labor is not available in the market. अच्छा, कंपनी क्या करती है कि जो लेबर जब फारिग बैठा हुआ होता है ना तो उसको जाने नहीं देती है, उसको बोलती है आप बैठें, आराम से बैठें, काम नहीं है, काम ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो स्पेसिफिक तरह का लेबर है ये बहुत ही मार्केट में ऐसा लेबर हासिल करना बहुत मुश्किल है, और अगर मैंने इनको छुट्टी दे दी, बोला कि भाई काम नहीं है, जब काम होगा तब बुलाएंगे और तब पैसे देंगे, तो ये कहीं और चला जाएगा और ऐसा ही दोबारा नया लेबर हायर करना मेरे लिए मुश्किल होगा। However, the idle labor hours are paid at 90% of the normal rate and are included in fixed overheads. जो लेबर है उसको मैं, जो आइडल बैठा होता है फिर भी उसको मैं पेमेंट करता हूँ और नॉर्मल जो रेट है उसका 90% मैं पेमेंट करता हूँ। यानी कि अगर आम हालात में लेबर को 100 रुपये दे रहा हूँ तो फारिग बैठने के मैं उसको 90 रुपये दे रहा हूँ। वो काम नहीं कर रहा, उसको घर नहीं जाने दे रहा, उसको बोल रहा हूँ यार 100 नहीं 90 ले लो लेकिन बैठ जाओ। Overtime, if any, is paid at 75% above the normal labor rate. In the latest annual financial statements, direct labor cost was 140 million and 500 was the per hour rate. अच्छा, इसका मतलब इस सवाल में ये लेबर से रेलेवेंट जो है ना, ये बहुत अच्छी इसने एक एडजस्टमेंट दी हुई है और इसमें जो है वो रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स भी अप्लाई हो रहे हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग का एरिया जो है उसकी इधर डिस्कशन है या डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर है उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। 40% of the total factory overheads are fixed. Factory overheads are allocated on the basis of labor hours. As per the latest financial statement, total factory overheads were 105 million. ठीक है जी। सवाल क्या कहता है, determine the cost gap if AG wants to achieve a profit of 25 million from Star in the first year. अच्छा सर, अब ये cost gap क्या होता है? Cost gap का मतलब ये होता है कि आपकी actual cost और जो आपकी target cost है उसमें जो फ़र्क हो, उसमें जो difference हो। कभी कभार ऐसा होता है कि करंट जो मेरे खर्चे लग रहे होते हैं या मेरी जो कॉस्ट लग रही होती है ना, उस कॉस्ट पर मैं वो प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाता जो मैं चाह रहा होता हूँ। तो यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि करंट अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो कितने ज़्यादा हैं
और उनको कितने से कम करना होगा ताकि आप अपना 25 मिलियन के प्रॉफिट का टारगेट अचीव कर सको। सो पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस सवाल को अच्छे से दोबारा से रीड कर लें, अच्छे से इसको एक बार जो है वो अपने लफ्ज़ों में रीड कर समझ लें, समझने की कोशिश कर लें, ताकि जब आप आगे बढ़ें इस वीडियो के साथ तो आपको कोई मसला ना हो। मैं जब सॉल्व करूँगा तो मैं क्या करूँगा, क्या अप्रोच लेकर चलूँगा, मैं ये देखूँगा कि अभी कितना ख़र्चा हो रहा है और मुझे जो मेरा प्रॉफिट है क्या वो मिल रहा है या नहीं। मुझे 25 मिलियन का प्रॉफिट चाहिए। अगर तो मुझे 25 मिलियन का प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उससे कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो मुझे अपने ख़र्चों को रिड्यूस करना होगा। और कितने से ख़र्चों को रिड्यूस करना होगा, यही कॉस्ट गैप है। तो मैं थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ, वर्किंग के साथ आपको जो है वो क्लैरिटी आती रहेगी। देखिए, सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। डिमांड कितनी है? 190,000 यूनिट्स और एक यूनिट कितने का बिकेगा? 620 का। सो सेल्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 190,000 यूनिट्स बेचेंगे, एक यूनिट बेचेंगे हम 620 रुपये में। सो हम कर लेते हैं 190,000 इंटू 620, ये बन जाता है 1178 0000000000 11.78 मिलियन समथिंग बन रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 1 कहता है अ कमीशन ऑफ 5% इज़ पेड ऑन सेल्स, यानी कि इन यूनिट्स को बेचने के लिए कोई एजेंट रखा है मैंने, कोई डिस्ट्रीब्यूटर रखा है मैंने, वो बोलता है कि ये यूनिट्स मेरे थ्रू आप बिकवा दें या मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मैं आपके ये यूनिट्स बेच दूंगा। बहरहाल जितने रुपए की सेल्स होगी उसका 5% मैं कमीशन लूँगा। सो अगर वो 5% कमीशन लेगा, वो कमीशन उसको मुझे पे करना पड़ेगा। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मेरी कॉस्ट भी है, और ये होगा 11,780,000 का 5%। ठीक है जी, 11,780, अच्छा 190,000 इंटू 620 पहले करते हैं, कितने ज़ीरो हैं भाई? 1 2 3 4 5 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 ज़ीरो है। ठीक है जी, तो मैंने ज़रा कॉमा जो है वो शायद सही नहीं लगाए, ये मैं सही कर देता हूँ। 3 ज़ीरो के बाद और फिर यहाँ पर, तो 117 मिलियन समथिंग आपका जो सेल्स रेवेन्यू है, इसका 5% ले लेते हैं जो आपने कमीशन पे करना है। सो वो बनता है 589 और 4 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, 3 के बाद और फिर यहाँ 117,800,000 माइनस 589,000, ये बच जाता है आपके पास 111,910,111,910,000। ठीक है जी, ये आपकी नेट सेल्स की अमाउंट आ गई। नेट सेल्स का मतलब यह है कि इसमें से जो कमीशन का अमाउंट था, जो कमीशन का एलिमेंट था, जो मुझे कमीशन पे करना था, वो मैं माइनस कर चुका हूँ। अब देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, 5% ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी रिजेक्टेड अपॉन इंस्पेक्शन which is carried out at the end of the process. The rejected units will be sold as scrap at ₹100 per unit. प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में इस तरह की एक एडजस्टमेंट्स आपने डिस्कस करी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी, और अगर प्रोसेस कॉस्टिंग कवर नहीं किया तो वो जब आप कवर करेंगे तो मज़ीद क्लैरिटी हासिल होगी। एक्चुअली इधर एक ही सवाल में थोड़ा सा रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग भी है, थोड़ा सा टारगेट कॉस्टिंग भी है, थोड़ा सा प्रोसेस कॉस्टिंग भी है। सो आप अभी जो मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ वो समझ लें, और फिर जब प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर पर जाएंगे तो इस चीज़ की फर्दर क्लैरिटी आएगी कि जो स्क्रैप वैल्यू है उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। देखिए, हो ये रहा है कि वो बोलता है कि जितने यूनिट्स मैं बनाता हूँ ना, उसमें से 5% रिजेक्ट हो जाते हैं, ख़राब होते हैं, सही नहीं बनते हैं। अब अगर मुझे 1,90,000 यूनिट्स बनाकर बेचने हैं, तो मुझे 1,90,000 यूनिट्स अगर बिक रहे हैं, डिमांड है, तो मुझे उससे कुछ यूनिट ज़्यादा बनाने होंगे, क्योंकि अगर मैं 1,90,000 ही बनाता हूँ तो 5% तो ख़राब होंगे। अब ख़राब वाले माइनस कर बेचने जाएंगे तो 1,90,000 तो नहीं बिक सकते। अगर 5% का रिजेक्शन रेट है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 यूनिट्स बनाता हूँ तो 5 ख़राब निकलते हैं और 95 सही होते हैं। अगर मैं 100 यूनिट्स बनाता हूँ तो 100 में से 5 ख़राब होते हैं और 95 सही होते हैं। अगर मैं 100 यूनिट्स बनाता हूँ, 100 में से 5% या 5 ख़राब होते हैं और 95 सही होते हैं। अब मुझे बाज़ार में बेचने कितने हैं? 190,000, वो सही होने चाहिए। यानी कि अगर रेशियोज़ वाला मेथड हम अप्लाई करें तो 190,000 इज़ रिप्रेजेंटिंग 95 पोर्शंस
और अगर मुझे 100 पोर्शंस की तरफ जाना है तो टेक्निक ये होती है कि मैं 190,000 95 पोर्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 95 से डिवाइड करूं और मैं इसको 100 से करूं मल्टीप्लाई। 190,000 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बन जाता है 200,000। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे बनाने पड़ेंगे 2 लाख यूनिट्स। 2 लाख यूनिट्स में प्रोड्यूस करूंगा, 2 लाख यूनिट्स में मैन्युफैक्चर करूंगा, 2 लाख यूनिट्स में तैयार करूंगा। जब मैं 2 लाख यूनिट्स को तैयार करूंगा तो उस 2 लाख यूनिट्स में से 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% बन जाता है 10,000। 10,000 यूनिट्स होंगे ख़राब और 10,000 यूनिट्स जो ख़राब होंगे वो हटाकर 190,000 यूनिट्स बचेंगे जो मैं बाज़ार में बेच सकूंगा। ठीक है जी। तो ये वो यूनिट्स हैं जो रिजेक्ट हो रहे हैं, जो सही नहीं है, जिसमें कोई फॉल्ट है, जिसमें कोई डिफेक्ट है, जिसमें कोई मसला है, जो थोड़े से ख़राब बने हुए हैं, जिसका कलर सही नहीं है, जिसका शेप सही नहीं है, कोई भी मसला हो सकता है। अच्छा, ये जो 10,000 यूनिट जो ख़राब हैं, ये सस्ते दामों, चिल्लर दामों, हल्के दामों, कम में, स्क्रैप में किसी को मैं बेच सकता हूँ। अब जब बेचूंगा तो उससे कुछ कॉस्ट की रिकवरी होगी। आपने एक चीज़ बनाई, वो ख़राब थी, अच्छी होती तो शायद 620 रुपये में बिकती, जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट अच्छी बनती तो 620 में बिकती। लेकिन अगर इसमें डिफेक्ट है तो अब ये 100 रुपये में बिक सकती है बाज़ार में। तो अगर 100 रुपये में ये बिकेगी तो कुछ मेरे पास प्रोसीड्स होंगी फ्रॉम स्क्रैप सेल्स। इस तरह का कॉन्सेप्ट प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में है, जब आप उधर जाएंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्रोसीड्स फ्रॉम स्क्रैप सेल्स क्या होगा जनाब? वो जो 10,000 यूनिट्स जो ख़राब थे ना थोड़े से, वो मैंने किसी बाज़ार में बेच दिए 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है जी। तो जो 10,000 यूनिट्स कुछ हद तक ख़राब थे वो किसी जगह पर मैंने 100 रुपये के हिसाब से बेच दिए। तो यहाँ से मुझे जो है ना 1 मिलियन रुपया मिला है। मिलने का मतलब ये कि ये कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। 1 लाख 10,000 यूनिट 100 रुपये के हिसाब से बेचे तो मुझे जो है ना वो 1 मिलियन रुपया हासिल हुआ है, मिला है। इससे मेरे ख़र्चे कम होंगे। देखें ना, मैंने ये स्क्रैप के यूनिट्स 10,000 किसी को बेचे, उसने 100 रुपये के हिसाब से मुझे पेमेंट करी तो उसने मुझे 1 मिलियन रुपया पे कर दिया। बात समझ में आ रही है ये? ठीक है जी। तो ये एक हमारे पास कहानी हो गई। पॉइंट नंबर 1 हो गया, हमने केटर कर लिया। पॉइंट 2 हमने केटर कर लिया। पॉइंट 3 में क्या है? ईच यूनिट ऑफ अ स्टार विल रिक्वायर 2.5 kgs ऑफ रॉ मटीरियल ए एंड 2 kgs ऑफ रॉ मटीरियल बी। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए एंड बी इज़ 52 and 30 पर kg। अब यहाँ पर दोबारा से प्रोसेस कॉस्टिंग का थोड़ा सा चैप्टर इन्वॉल्व हो रहा है। देखें, अब आपने खर्चे जो है ना वो 190,000 यूनिट के नहीं लेने हैं, इसलिए क्योंकि आप 2 लाख यूनिट्स बनाएंगे तो 190,000 यूनिट सामने आएंगे। तो सारी चीज़ें अब आपने 2 लाख के हिसाब से करनी है। आपने 2 लाख यूनिट्स में से 10,000 जो स्क्रैप वाले यूनिट्स है उसका फ़ायदा भी यहाँ बुक किया है ना। आप 2 लाख यूनिट्स का खर्चा लिखेंगे पूरा। 2 लाख यूनिट बनाने में क्या लगा, 2 लाख यूनिट में मटीरियल कितना लगा, 2 लाख यूनिट्स बनाने के लिए मटीरियल बी कितना लगा, 2 लाख यूनिट्स बनाने के लिए लेबर का खर्चा क्या लगा, 2 लाख यूनिट्स बनाने के लिए ओवरहेड्स कितने लगे, माइनस 2 लाख में से जो 10,000 यूनिट्स ख़राब थे उससे कितना पैसा आया, ये आपकी नेट कॉस्ट होगी। अगर आप यहाँ पर 190,000 यूनिट्स लेंगे तो आप लाइक को लाइक से मैच नहीं कर रहे हैं। आपको 190,000 यूनिट्स गुड कंडीशन में बेचने के लिए 2 लाख यूनिट्स बनाने का खर्चा करना पड़ रहा है। इस तरह से आपने इसको सोचना। तो जो हम यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे वो 2 लाख यूनिट्स के हिसाब से लिखेंगे। 2 लाख यूनिट्स का जब हम खर्चा मटेरियल का, 2 लाख यूनिट्स का जब हम खर्चा लेबर का, 2 लाख यूनिट्स का जब हम खर्चा ओवरहेड्स का करेंगे तो बनकर आएंगे 1,90,000 यूनिट्स। तो 1,90,000 यूनिट्स बेचने के लिए मुझे खर्चे जो करने पड़ रहे हैं वो 2 लाख यूनिट्स बनाने के करने पड़ रहे हैं। सो यहाँ पर हर चीज़ 2 लाख यूनिट्स के हिसाब से आएगी। अब मटीरियल ए का खर्चा कैसे आएगा? मटीरियल ए का खर्चा इस तरह से आएगा कि 2 लाख यूनिट्स बनाने के लिए मुझे हर यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल ए जो लग रहा है वो 2.5 किलो लग रहा है और 1 किलो आ रहा है कितने का? 52 का। सो 200,000 इंटू 2.5 इंटू 52, ये बन जाता है 26 और 6 ज़ीरो आगे। ठीक है जी। तो 26 मिलियन। मटीरियल बी पर जाते हैं। 200,000 इंटू 1 यूनिट पर 2 इंटू रेट कितना है? 30 का। सो 200,000 इंटू 2 इंटू 30 यानी कि 12 मिलियन। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब आता है लेबर। लेबर बड़ा मज़ेदार है इस सवाल में। क्या कहता है? लेबर इज एस्टिमेटेड एट 0.4 आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए 0.4 आवर्स लगेंगे। तो अगर मुझे टोटल 2 लाख यूनिट्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड जिनकी ज़रूरत है वो है 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.4। ठीक है जी, तो टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड जो है वो है 2 लाख इंटू 0.4 यानी कि 80,000। 80,000 घंटों की, 80,000 आवर्स की ज़रूरत है। 2 लाख यूनिट्स बनाने के लिए 80,000 घंटे लगेंगे। ये पहली बात आप समझ लें। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ है सिमिलर टू द लास्ट ईयर 12.5% of the labor hours will remain idle if HG continues to produce existing 3 products only। अगर कंपनी स्टार नहीं बनाती और जो 3 प्रोडक्ट्स अभी तक बनाती भी आ रही है वही बनाए तो पिछले सालों की तरह इस साल भी 12.5% घंटे ऐसे होंगे जिसमें लेबर आइडल बैठा हुआ होगा। अब लेबर कितना टाइम आइडल बैठा हुआ होगा ये कैसे मालूम करेंगे सर? देखें यहाँ पर बिल्कुल एंड में लिखा हुआ था In the latest annual financial statements, direct labor cost was rupees 140 million at rupees 500। यानी कि मैंने पिछले साल लेबर को 140 मिलियन पे करे थे टोटल, मिलियन में 6 जीरो, और 500 रुपये पर आवर के हिसाब से पेमेंट करी थी। तो 500 से ज़रा डिवाइड करता हूँ मैं इसको, 140,000,000 डिवाइडेड बाय 500। इसका मतलब लेबर ने पिछले साल टोटल 280,000 आवर्स काम किया था। ठीक है जी, अगर आप इसको 140 मिलियन की कॉस्ट लगी थी, 500 रुपये 1 घंटे के लेबर ने लिए अगर, तो लिखा हुआ है ना इन द लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाज रुपीज़ 140 मिलियन एट रुपीज़ 500 पर आवर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 280,000 आवर्स बनते हैं। ठीक है ना, पिछले साल मैंने लेबर को 140 मिलियन रुपीज़ की पेमेंट करी, 1 घंटे के लेबर ने मुझसे 500 लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेबर ने 2,80,000 घंटे काम किया होगा। ठीक है जी, सो 280,000 जो है ना वो टोटल आवर्स बनते हैं। ठीक है जी, अच्छा 12.5% सवाल ने लिखा हुआ है कि सिमिलर टू द लास्ट ईयर 12.5% ऑफ द लेबर आवर्स विल रिमेन आइडल इफ एचजी कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस एग्जिस्टिंग 3 प्रोडक्ट्स। यानी कि ये तो हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो है ना, 280,000 जो हैं वो पिछले साल के जिसकी मैंने पेमेंट करी है 140 मिलियन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से, 500 रुपये घंटे के हिसाब से पेमेंट करी है, वो वाले आवर्स हैं। 500 रुपये घंटे के हिसाब से जिसकी पेमेंट करी है ये वो वाले आवर्स हैं। इन द लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वॉज रुपीज़ 140 मिलियन एट रुपीज़ 500 पर आवर। और अगर ये वो वाले आवर्स हैं तो ये टोटल का कितना है 87.5%। क्यों ये 87.5% है? देखें, अगर पिछले साल लेबर 100 घंटे काम करता था तो उसमें से 12.5 घंटे वो फारिग बैठता था और 87.5 आवर्स वो काम करता था। जितनी देर वो काम करता था उसके पैसे उसको 500 रुपये के हिसाब से मिल रहे थे। तो ये जो 140 मिलियन की जो कॉस्ट दी हुई है ये 500 रुपये फ़ी घंटा वाली कॉस्ट दी हुई है, यानी कि इसमें लेबर करता होगा काम। तो टोटल लेबर आवर्स कितने होंगे पिछली बार के? उसके लिए आप क्या करें, अगर टोटल 100 हैं, 12.5 उसमें से आइडल हैं, तो वर्किंग कितने हैं 87.5 हैं। अब ये जो आपको 280,000 दिए हुए हैं या आपको 87.5% के हिसाब से दिए हुए हैं, तो टोटल कितना होगा 280,000 डिवाइडेड बाई 87.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। 280,000 डिवाइडेड बाई 87.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, यह आ जाता है आपका 320,000, 3,20,000। तो जनाब पिछली बार 3,20,000 घंटे होंगे टोटल। 3,20,000 घंटों में से 3,20,000 घंटों में से 12.5% यानी कि 40,000 घंटे लेबर फारिग था और 2,80,000 घंटे लेबर काम कर रहा था। 3,20,000 घंटे टोटल थे,
जिसमें से 3,20,000 का 12.5% यानी कि 40,000 घंटे लेबर फारिग था, उसकी पेमेंट एक अलग रेट से हुई थी, और बाकी 2,80,000 घंटे जो वो काम कर रहा था उसकी पेमेंट 500 रुपये पर आवर के हिसाब से हुई थी। ठीक है जी, तो ये एक वर्किंग हमने कर ली कि भाई कितने लेबर आवर्स आइडल और सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, अब क्या है, अब लिखा हुआ है HG retains the idle labor because they are highly skilled and such additional labor is not available in the market. However, the idle labor are paid at 90% of the normal labor rate and are included in fixed overheads. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कहता है कि पिछले साल 3,20,000 घंटे लेबर काम कर सकता था, 2,80,000 घंटे तो उसने काम करा, 2,80,000 जो उसने घंटे काम करा उसके उसको 500 रुपये के हिसाब से पैसे भी मिले। 40,000 घंटे लेबर फारिग था, लेकिन फिर भी मैं उसको नॉर्मल का 90% अमाउंट पे करता था। यानी कि एक घंटे का अगर रेट 500 रुपये है, सुनिएगा गौर से, अगर एक घंटे का रेट 500 रुपये है तो मैं लेबर को ये कहता था कि आप फारिग बैठे हुए हो, आप काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आप जिन घंटों में काम नहीं कर रहे ना, उन घंटों के मुझसे 500 का 90% यानी कि 450 रुपये के हिसाब से तो पेमेंट लो लो और लो। यानी कि ये जो 40,000 घंटे हैं ना, गौर से सुनिएगा, इन 40,000 घंटों की पिछले साल भी लेबर को पेमेंट हो रही थी 450 रुपये के हिसाब से। ये जो 40,000 घंटे लेबर फारिग बैठा हुआ है, मैं इस लेबर को 40,000 घंटों की 450 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर रहा था। लेबर फारिग बैठा हुआ होता था फिर भी पेमेंट कर रहा था। लेबर को बोलता था तुम फारिग बैठो फिर भी मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, हाँ अलबत्ता 500 रुपये के हिसाब से नहीं, 450 रुपये के हिसाब से पेमेंट करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग का चैप्टर। रेलेवेंट कॉस्टिंग में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम लेट से ये जो स्टार है, नया प्रोडक्ट है, ये बनाने जा रहे हैं तो मेरे खर्चों में क्या इजाफा आएगा। अब देखिए, स्टार बनाने के लिए मुझे टोटल कितने घंटे चाहिए, 80,000, टोटल 80,000 चाहिए, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि भाई स्टार प्रोडक्ट बनाने के लिए 80,000 घंटों की ज़रूरत है, क्योंकि 2 लाख चीज़ें बनानी है और एक चीज़ बनाने में 0.4 आवर्स लगते हैं। लेबर टोटल 3,20,000 घंटे काम करता है, उसमें से 2,80,000 घंटे तो दूसरे प्रोडक्ट्स पे लगा रहा है, बच कितने गए, 40,000। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये 40,000 घंटे जिसमें लेबर फारिग है, पहले तो लेबर को बोलूँगा यार तुम स्टार बनाने के लिए आ जाओ। अब मुझे 80,000 घंटे चाहिए, मुझे लेबर से 80,000 घंटे काम करवाना है, मुझे लेबर से 80,000 घंटे काम करवाना है। बहरहाल लेबर के पास जो आइडल कैपेसिटी है वो 40,000 है। तो मैं लेबर को बोलूँगा कि जनाब मुझे तुमसे 80,000 घंटे काम करवाना है, 40,000 घंटे तो तुम इतने सालों से आइडल बैठे हुए हो, उसमें ये काम निपटाओ। अभी भी मज़ीद अगर 40,000 घंटे चाहिए तो उसका क्या करूँगा, मैं ओवर टाइम करवाऊँगा। कैसे सर, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर टाइम इफ़ एनी इज़ पेड एट 75% अबव द नॉर्मल रेट, यानी कि मैं इनसे ओवर टाइम भी करवा सकता हूँ। तो देखें 2,80,000 घंटों तक ये काम कर रहे थे, 40,000 घंटे मज़ीद काम करवाऊँगा, 3,20,000 पर आ जाएंगे, ये इनका फुल टाइम हो गया। फिर मैं इनसे 40,000 का मज़ीद ओवर टाइम करवाऊँगा। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट पर कितनी कॉस्ट जाएगी, पहले तो हम ओवर टाइम की वर्किंग कर लेते हैं। ओवर टाइम का रेट क्या है, ओवर टाइम का रेट जो है वो 75% ज़्यादा होगा, यानी कि अगर नॉर्मल रेट 500 है तो ओवर टाइम का रेट जो है ना वो 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 होगा। 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 अगर हम करते हैं तो 875 आता है। ठीक है, तो ओवर टाइम की वर्किंग क्या होगी, 40,000 घंटे का ओवर टाइम है। यहीं पे अगर वर्किंग शो करना चाहें तो 500 इंटू 1.75 दिखा दें, 40,000 इंटू 500 इंटू 1.75, यह आता है 35 मिलियन। ठीक है जी, 35 मिलियन लेबर के ओवर टाइम के खर्चों की कॉस्ट है। अच्छा सर, जो आइडल बैठा हुआ था, अब रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आइडल बैठा हुआ था ना लेबर, वो थे 40,000 घंटे, अब तुम उनसे ये वाला काम करवा रहे हो, लेकिन जब तुम इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के हिसाब से सोचोगे तो तुम ये सोचोगे कि मैं ऑलरेडी इनको 450 रुपये दे रहा था, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की वजह से मेरे खर्चों का इजाफा 40,000 इंटू 500 नहीं है। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग के चैप्टर्स में आपको डिटेल में सिखाया जाएगा।
मेरे इस काम करने की वजह से क्या मेरे खर्चे 40,000 इंटू 500 से बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं, मेरे खर्चे 40,000 इंटू 50 से ही इंक्रीज हो रहे हैं, या मेरे खर्चे 40,000 इंटू 500 इंटू 10% से इंक्रीज हो रहा है। मैं अपने पास यहाँ जो रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से कॉस्ट लूँगा ना, वो लूँगा सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन रुपए की। अब ये थोड़ी सी ऐसी बात है जो रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग के चैप्टर्स में है। देखें, हम ये देख रहे हैं कि भाई हम अगर स्टार लॉन्च करते हैं तो पहले साल में मेरे खर्चे कितने से इंक्रीज़ होंगे? मेरे खर्चे 40,000 इंटू 500 से इंक्रीज़ नहीं होंगे, क्योंकि पिछले साल में 40,000 इंटू 500 इंटू 90% या इन आइडल 40,000 घंटों के भी 450 रुपये के हिसाब से उनको पैसे पे कर रहा था। अब मेरा ये फैसला कि मैं स्टार प्रोडक्ट लॉन्च करूं, इसकी वजह से मेरे खर्चों में इजाफा, इंक्रीमेंटल खर्चा या जो खर्चों में इंक्रीज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये 40,000 घंटों का आएगा। इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वो 450 के हिसाब से तो कंपनसेट हो रहे थे। ये चीज़ रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग के टॉपिक में आपको वापस से एम्फेसाइज करी जाएगी, समझाई जाएगी। सो अगर किसी ने वो चैप्टर देखा हुआ है, वेल गुड, अगर नहीं तो अभी थोड़ा सा आपको होल्ड करना होगा उसको समझने के लिए। अच्छा, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स का क्या है? लिखता है 40% ऑफ द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। फिक्स्ड ओवरहेड्स को हम डिसीजन मेकिंग में अकाउंट फॉर नहीं करते, क्योंकि अगर हम स्टार लॉन्च करें ना करें वो ऑलरेडी मुझे पे करने हैं। अगेन रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स वेर 105 मिलियन। पिछले साल के जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स थे ना वो 105 मिलियन थे। तो अब हम वेरिएबल ओवरहेड्स की किस तरह से वर्किंग करेंगे? 105 मिलियन के जो ओवरहेड्स हैं ना, ये टोटल थे। फिक्स तो हम डिसीजन मेकिंग में लेते ही नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा वो होता है कि जब स्टार लॉन्च करेंगे तो भी पे करना है और नहीं करते तो भी पे करना है, यानी कि हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं। स्टार लॉन्च करने की वजह से फिक्स खर्चे इंक्रीज नहीं हो रहे। तो हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वर्किंग करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ वर्किंग कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप जो है ना वो 105 मिलियन है, इसका लेंगे 60%, क्योंकि 40% क्या है? 40% तो फिक्स्ड है। फिक्स तो हमें ऑलरेडी पे करना है। वेरिएबल कितना था? पिछले साल 1 लाख और 105 मिलियन का 60% वेरिएबल था। अच्छा, और ये जितने घंटे काम हो रहा था फैक्ट्री में, जितने घंटे लेबर काम करता था उतना इंक्रीज हो रहा था, यानी कि ये लेबर के वर्किंग आवर्स के साथ लिंक था, आइडल आवर्स के साथ नहीं। जब लेबर आइडल होता है तो मशीन्स नहीं चल रही होती हैं, मशीन में फ्यूल नहीं जा रहा होता, मशीन की इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रही होती है। सो 105 मिलियन का जो 60% है 105,000,000 इंटू 0.6, ये बनता है 63 मिलियन। 63 मिलियन का खर्चा हो रहा था कितने घंटों के लिए? 63 मिलियन का खर्चा हो रहा था पिछले साल 2,80,000 घंटे काम हुआ है, तो 2,80,000 घंटों का ये वेरिएबल ओवरहेड था। तो आली रेट क्या आया? 1 घंटे का रेट आया 225, ठीक है ना। यानी कि 1 घंटा अगर लेबर काम करता है तो 225 रुपये के ओवरहेड्स का खर्चा होता है, वेरिएबल ओवरहेड्स का। यानी कि जब मशीन चलती है तो उसका फ्यूल, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी मेंटेनेंस 225 रुपये पर लेबर आ रहा है। अब अगर लेबर पिछले साल 2,80,000 घंटे काम कर रहा था और 63 मिलियन का खर्चा था, तो पर आर रेट जो है वो 225 रुपये बन रहा है। अच्छा, इस ऑर्डर के लिए लेबर कितने घंटे काम करेगा? 80,000 घंटे जो है वो काम कर रहा होगा। मैं यहीं पे वेरिएबल ओवरहेड्स की पूरी वर्किंग कर देता हूँ। तो 80,000 घंटों के वेरिएबल ओवरहेड्स क्या बनने चाहिए? इसको मैं 80,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बन जाते हैं 18 मिलियन। 18 मिलियन रुपए का जो है ना वो खर्चा वेरिएबल ओवरहेड्स का है, 18 मिलियन का। अब मेरे खर्चों का क्या टोटल हुआ भाई? 26 मिलियन है एक खर्चा, दूसरा खर्चा है 12 मिलियन, तीसरा खर्चा है 2 मिलियन, फिर है 35 मिलियन, फिर है 18 मिलियन, उसमें से स्क्रैप से 1 मिलियन की रिकवरी हुई। तो ये जो आ रही है वैल्यू, ये 92 मिलियन आ रही है। 92 मिलियन के मेरी नेट कॉस्ट है। अच्छा, रेवेन्यू जो है वो 111,910,000
माइनस कॉस्ट 92 मिलियन की, तो अभी जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 19,910,000 का। लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट तब लॉन्च करना है जब मुझे 25 मिलियन का प्रॉफिट आए। तो क्या मुझे रीजनेबल प्रॉफिट आ रहा है? नहीं। कितनी कमी है प्रॉफिट में? 50,90,000 की कमी है। अब सर ये कॉस्ट गैप क्यों है? कॉस्ट गैप तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट होता है। देखें, अगर आपका प्रॉफिट आपको अचीव करना था 25 मिलियन, लेकिन प्रॉफिट बन रहा है 19.910 मिलियन, तो अगर आप अपने खर्चों को किसी तरह से 50,90,000 से 5.09 मिलियन से कम कर दें, अगर मैं अपने खर्चों को, अगर मैं अपने एक्सपेंसेस को, अगर मैं अपनी कॉस्ट्स को 50,90,000 से कम कर दूं, रिड्यूस कर दूं, तो क्या होगा? प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अभी सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का आंसर 19,910 बन रहा। अब वो माइनस होने वाली कॉस्ट वाली अमाउंट अगर 50,90,000 से कम हो जाएगी तो मेरा 25 मिलियन का टारगेट अचीव हो जाएगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं ना कि अभी आपके ये जो खर्चे हैं इसमें अगर 50,90,000 आप कम कर दो, खर्चे किसी तरह से कम कर दो, खर्चे किसी तरह से रिड्यूस कर दो, तो खर्चे रिड्यूस होंगे तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब ये आपका प्रॉफिट 19,910 पर है, वो 25 पर चला जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अच्छा, इस सवाल में 3 तरह की चीज़ें अप्लाई हो रही थी। एक तो टारगेट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स और फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे सवाल इंटरलिंक्ड आते हैं। कुछ चीज़ें आपको ठहर कर बाद में समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें फ़ौरन समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब आप इंशाल्लाह पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे तो ये चीज़ें आपकी ग्रिप में होंगी। थैंक यू।